तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लगातार कहानियाँ जो हैं वो अपडेट हो रही हैं, आप सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों का फिर मेल देखा मैंने जिसमें कुछ कहानियों की फरमाइश थी और मैंने पहले भी बताया था कि जो लिस्ट है पूरी, अब तो चूँकि एपिसोड का सीरियल वाइज नंबर भी है, अब तक शायद 320 पार कर चुका है ना। तो एक बार अगर आप उसको देख लें ईज़िली, आसानी से, तो आपको आसानी होगी, तो फिर आपको खामखा फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे, जैसे कुछ इंदिरा गांधी हत्याकांड को लेकर, या फिर धनंजय चटर्जी, भंवरी देवी, और भी पता नहीं, अभी एक दो आध भी पढ़ रहा था। तो ये सारी कहानियाँ जो है 9/11, तो ये सारी कहानियाँ मैं सुना चुका हूँ इसी एपिसोड में, तो आप उसमें एक बार ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वो कहानी भी अच्छी लगी होगी कि हम शक्ल भाइयों ने किस तरीके से एक पूरी जुडिशियल सिस्टम को हिला के रख दिया था और अदालत को ये फैसला देने पे मजबूर होना पड़ा कि इनमें से किसको फांसी दें, किसको ना दें। मलेशिया की जो कहानी थी कुआलालंपुर की, इंडियन मलेशियन ओरिजिन दोनों भाइयों की। आज की कहानी भी डिफरेंट तो है ही है, लेकिन थोड़ी सी झकझोरने वाली भी है। इत्तेफाक से बात है, ये भी जुडिशरी से जुड़ी हुई है। इस कहानी के साथ दो तीन ख़ास बातें हैं। पहली ये कि 20वीं सदी में किसी सबसे कम उम्र बच्चे को सजाए मौत देने का ये इकलौता मामला है और शायद आखिरी मामला भी है, क्योंकि उसके बाद किसी 14 साल के बच्चे को सजाए मौत नहीं दी गई, क्योंकि जुवेनाइल और बहुत सारे फिर अलग अलग कानून बने हैं। लेकिन एक 14 साल के बच्चे को न सिर्फ सजाए मौत दी जाती है, बल्कि उसको, चूँकि अलग अलग मुल्कों में सजाए मौत देने का अलग अलग तरीका है, तो ये कहानी अमेरिका की है। और उस वक्त अमेरिका में इलेक्ट्रिक चेयर पे सजाए मौत दी जाती थी, अपने यहाँ जैसे फांसी देते हैं वैसी नहीं। तो न सिर्फ उस 14 साल के बच्चे को सजाए मौत दी अदालत ने, बल्कि इलेक्ट्रिक चेयर पे उसे बिठा भी दिया गया। कहते ये भी हैं कि चूँकि इस बच्चा था, उम्र कम थी, हाइट भी कम था इसका, तो इलेक्ट्रिक चेयर पे जिस तरीके से मौत देते हैं उसका एक तरीका होता है। एक कुर्सी होती है जिस पे बैठाते हैं, दोनों हाथ बांध देते हैं कुर्सी के हत्थे से, पैर बांध देते हैं ताकि आप विरोध न करें, और आपके सर के ऊपर एक लोहे का कैप जैसा होता है जो सर से टच करता है। आपके मुंह को ढक दिया जाता है कैप से और उनसे, और फिर बिजली के करंट आपके शरीर में दौड़ता है। तो वो जो कुर्सी थी जिस पे, चूँकि कभी सोचा नहीं गया था कि शायद इलेक्ट्रिक चेयर पे किसी बच्चे को भी बिठाया जा सकता है, सोच के अजीब लगता है, लेकिन उस दौर में ये हुआ और उस बच्चे को बैठाया गया। उसकी उम्र के साथ साथ उसका कद भी कम था, तो बच्चा कुर्सी पे पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा था, फिट आ नहीं रहा था। वो जो ऊपर में जो कैप था वो उसके सर पे ठीक से नहीं आ रहा था, क्योंकि हाइट कम थी और कुर्सी बड़ों के हिसाब से बनाई गई थी, बच्चा बैठेगा ये सोचा नहीं गया था। तो कहते हैं कि उस बच्चे को इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाने के लिए बाद में कुछ किताबों का गट्ठर तैयार किया गया और उस किताबों के गट्ठर को कुर्सी पर रखा गया और फिर उस किताबों के गट्ठर के ऊपर उस बच्चे को बिठाया गया। तब जाकर वो कैप और चेयर और वो सारी चीज़ें आपस में मिली और फिर स्विच ऑन किया गया और करीब 5000 से ज़्यादा वोल्ट के जो झटके थे वो दिए गए, जिसके बाद उसकी मौत हुई। कहानी अमेरिका की है, कहानी अमेरिका के साउथ कैरोलिना की है, और साउथ कैरोलिना में एक जगह है अल्कोलू, ये कहानी वहाँ से आती है। कहानी 1944 की है, 1944, तो मतलब 56 और 20 लगभग 66 ईयर्स हो गए, 66 साल। इस कहानी की एक और ख़ास बात है जो मैं शुरू में ही आपको बताता हूँ। इस बच्चे को सजाए मौत तो दे दी गई, इलेक्ट्रिक चेयर पे भी बिठा दिया गया, लेकिन जो कुछ उस वक्त हुआ था, जुडिशरी के मतलब इतिहास में एक काला धब्बा है वो, इसलिए कि उस वक्त भी बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ दबा दी गई। लेकिन अब उसकी मौत के करीब 66-70 साल के बाद ये खुलासा होता है, जो सबसे अफसोसनाक है इस पूरी कहानी का जो पहलू है वो ये कि वो बच्चा बेकसूर था। उस बच्चे को सही तरीके से कानूनी मदद नहीं मिली, उसे फंसाया गया और 14 साल की उम्र में उसे मौत दे दी गई। उसकी बेगुनाही का खुलासा करीब 70 साल के बाद होता है।
कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1944 को। इस साउथ कैरोलिना के अल्कोलू इलाके में 14 साल का एक बच्चा रहता था जो अफ्रीकन अमेरिकन मूल का था, अपने माँ बाप, भाई और बहन के साथ। इसका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज थोड़ा सा, उम्र 14 साल थी, लेकिन थोड़ा शैतान टाइप का था। इलाके में थोड़ी सी दबंगई करता था, लोगों से लड़ता था, झगड़ता था। तो मतलब इसकी थोड़ी सी इमेज ऐसी थी कि ये थोड़ा गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, लड़ाई करने वाला, लड़ाकू टाइप का है। तो ये अपनी 23 मार्च 1944 को इसकी एक बहन है कैथरीन, जिसके साथ, और कैथरीन इससे करीब 3-4 साल छोटी थी। तो ये घर के पास ही खेल रहा था और तभी वहाँ पे एक साइकिल पे 2 लड़कियाँ गुजरती हैं। अच्छा, चूंकि ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन मूल के थे और ब्लैक थे, श्वेत थे, तो ये दोनों खेल रहे थे। तभी एक साइकिल पे 2 लड़कियाँ वहाँ से गुजरती हैं, जिनमें से एक 11 साल की बेटी थी और दूसरी 8 साल की मैरी। तो बेटी और मैरी ये साइकिल पे थी और किसी एक फूल की तलाश में दोनों साइकिल से इधर से उधर भटक रही थी। कोई एक फूल था जिसको ये ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते अचानक ये जॉर्ज और कैथरीन के पास पहुंचती हैं और पूछती हैं कि कोई ऐसा फूल है, तुमने कहीं देखा है? तो ये लोग बताते हैं कि उस तरफ मिलेगा। तो लड़कियों की मदद के लिए फिर जॉर्ज उनके साथ चला जाता है, साथ में कैथरीन भी थी। उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों लड़कियां जो थी वो गोरी थी। तो काले गोरे का बड़ा भेदभाव शुरू से रहा है। जॉर्ज ब्लैक था, चूँकि अफ्रीकन अमेरिकन मूल का था। तो वो लड़कियां ढूंढते ढूंढते उसके बाद शाम हो जाती है, वो अपने घर नहीं पहुंचती हैं। घर वाले परेशान थे उन दोनों लड़कियों के, बेटी और मैरी के। तो इधर उधर तलाशते हैं, तलाशते तलाशते उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां आखिर में यहाँ जॉर्ज और कैथरीन ने देखा था, उनके घर के पास आई थी, वहीं पे देखी गई थी। तो उनके घर तक आते हैं, जॉर्ज के फादर से मिलते हैं। जॉर्ज के फादर जो है वो बताते हैं, अपने बेटे से पूछे, वो कहते हैं कि हाँ 2 लड़कियाँ साइकिल पर थी। इसके बाद खुद जॉर्ज के फादर भी उन लड़कियों के माँ बाप के साथ उन दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरा तलाशते हैं, शाम से रात तक दोनों बच्चियाँ मिलती नहीं हैं। अगले दिन सुबह घर से थोड़ी ही दूर एक कीचड़ में और रेलवे ट्रैक के किनारे इन दोनों बच्चियों की लाश मिलती है। दोनों का सर बुरी तरह से फटा हुआ था, ऐसा लगता था कोई वजनी चीज से मारा गया है। और इसके बाद लाश मिलने के बाद जाहिर सी बात है बड़ा अफसोसनाक माहौल हो जाता है। अब मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों को आखिरी बार जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखा गया था। अब ये एक मतलब बड़ा एक तरह से सबूत था कि उनके साथ देखा गया, तो वही कुछ जानकारी देंगे। इसी के बाद फिर कैरोलिना पुलिस जो है वो जॉर्ज के घर पहुंचती है। उस वक्त उसके माँ बाप घर पे नहीं थे। वो जॉर्ज और उसके एक भाई मौजूद था। उन दोनों को उठाकर बाकायदा घर में ही हथकड़ी डालकर अपने साथ ले जाती है। जो पुलिस थी वो गोरी थी। इसके बाद ले जाने के बाद कई घंटे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जॉर्ज का जो दूसरा भाई जिसको वो साथ लेकर गए थे, उसका नाम जॉनी है, जॉनी को पुलिस छोड़ देती है, जॉर्ज को हिरासत में रखती है। और कुछ घंटे के बाद ही अगले ही दिन, मतलब ये 23 मार्च की बात है, 24 मार्च को कैरोलिना पुलिस कहती है कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है। मारने की वजह बताती है पुलिस, कहती है कि जॉर्ज बेटी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसके साथ मैरी भी थी। उसे लगा कि मैरी के सामने वो अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा तो मैरी राज खोल देगी। तो उसने कहा कि पहले मैरी को मार देते हैं, फिर बेटी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे। और उसके बाद वो मैरी को मारने के लिए वो उसके सर पे पत्थर वत्थर मारता है, लेकिन तब तक बेटी भी सामने आ जाती है और ये दोनों जो है उल्टे जॉर्ज के ऊपर टूट पड़ती है और दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं। और फिर दोनों लड़कियां जब जॉर्ज पे हावी होने लगती हैं, तब जॉर्ज जो है वो एक लोहे का बड़ा सा बीम उठाता है और उन दोनों के सर पे बारी बारी से मारता है। और उसकी वजह से उन दोनों के सर के मतलब 4 अलग अलग ऐसे मतलब इंटरनल वो था कि सर के कई हिस्से हो गए थे अंदर से, और दोनों मारी जाती हैं। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है।
ये कैरोलिना पुलिस ने बयान दिया और ये कहा कि जॉर्ज ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो अब जॉनी को छोड़ दिया गया क्योंकि सारा क्राइम जॉर्ज ने अकेले माना बकौल पुलिस। इसके बाद जो उस शहर के उस वक्त काउंटी डिप्टी अफसर थे मिस्टर एच.एस. न्यूमैन, वो एक रिटन स्टेटमेंट देते हैं, लिखित बयान देते हैं और उसमें कहते हैं कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है और उसने कहा है कि उसने इस वजह से इन दोनों को मारा था। हालांकि उस रिटन स्टेटमेंट में और ये बयान जो दिखाया था वो जॉर्ज की तरफ से दिखाया था कि जॉर्ज ने ये लिख कर दिया है, लेकिन उसमें जॉर्ज का कहीं सिग्नेचर नहीं था, कोई दस्तखत नहीं थे, हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन उसने कहा कि ये मान लिया है। फैमिली वाले मानने को तैयार नहीं, उठा के ले गए थे। उसके बाद से जॉर्ज से किसी को मिलने के लिए नहीं दिया गया। इसके बाद करीब 3 महीने तक जॉर्ज पुलिस की हिरासत में रहता है। इस दौरान में ये होता है कि जब जॉर्ज के बारे में पता चलता है कि इसने 2 लड़कियों को मारा है, इल्ज़ाम लिया और पुलिस कह रही कि उसने इकबाल जुर्म कर लिया है, तो जॉर्ज के जो फादर थे, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, उनको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिस किराए के घर में ये लोग रहते थे वो मकान खाली करा लिया जाता है। और इस पूरे ट्रायल के दौरान जॉर्ज की फैमिली को इस गिरफ्तारी के दौरान कभी भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। करीब 81 दिन तक, 81 डेज, मौत तक लेकर जॉर्ज पुलिस हिरासत में रहता है, अकेला रहता है और इस 81 दिनों में कभी भी उसे उसकी फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया गया। करीब 80 दिन तक ये मामला चलता है। 80वें दिन इस मामले में पहली बार ट्रायल शुरू होता है। लगभग 3 महीने के आसपास की बात थी और 3 महीने के करीब जेल में रहने के बाद उस वक्त ज्यूरी सिलेक्शन और ज्यूरी की तरफ से भी जो फैसला आने की एक वो चलन था, जैसे मैंने आपको बताया था नानावटी केस में, तो ज्यूरी मेंबर वो होते हैं जो समाज के अलग अलग लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, वो अपना फैसला सुनाते हैं और ज्यूरी के फैसले को माना जाता है। तो एक ही दिन में ज्यूरी सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, वो पूरा कर लिया गया। मतलब पुलिस के तरफ से अदालत में ये हो गया कि जी ये 5 ज्यूरी मेंबर हैं, ये अलग अलग हैं, और वो सारे के सारे जो ज्यूरी मेंबर थे वो गोरे थे, उनमें एक भी ब्लैक नहीं था। कोई भी जो जॉर्ज की तरफ से कुछ कर सके। तो यहाँ पे एक मतलब भेदभाव किया गया। ज्यूरी मेंबर आनन फानन में तय किए गए। ज्यूरी मेंबर के साथ कोर्ट फिर शुरू हुई कार्रवाई और सिर्फ 2.5 घंटे की कार्रवाई हुई। 2.5 घंटे में सारी चीज़ें हुई। जॉर्ज की तरफ से एक वकील असाइन किया गया था। ये वकील जो था ये पॉलिटिक्स में आना चाहता था, नेता बनना चाहता था और उस वक्त उसे ये लगा था कि सारे जो लोगों के जो मिजाज हैं, जो राय है, वो जॉर्ज के ख़िलाफ़ है। गोरों का उस वक्त दबदबा है, तो शायद उसे ये भी था कि अगर गोरों के ख़िलाफ़ गया तो मेरा भी पता नहीं पॉलिटिकल करियर क्या होगा। तो इसलिए उसने जॉर्ज के केस को ढंग से उन 2.5 घंटों में भी नहीं रखा। उसने सिर्फ इतना कहा कि जॉर्ज की उम्र को देखते हुए उसको एक एडल्ट, एक वयस्क की तरह से उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, एक बड़े आदमी की तरह। जबकि उस वक्त का कानून ये था कि जो 14 साल का हो गया, 14 साल की उम्र में भी उसको एडल्ट माना जाएगा। और वो सारे जो कानून हैं वो जो एक वयस्क के ऊपर लागू होते हैं, जो एक एडल्ट के ऊपर लागू होते हैं, वही उस बच्चे पे भी होगा, चाहे बेशक उसकी उम्र। तो कानून ही ये था कि 14 साल मतलब आप 14 साल में एडल्ट हो गए। बाद में ये 18 साल हुआ। तो उस वकील की ये दलील भी बेकार थी कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि कानून ये कहता था कि भैया 14 साल में आप एडल्ट हो। तो उसका ये तर्क, जो उसकी दलील थी, पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई। कोर्टरूम के अंदर उस वक्त काफ़ी लोग आए, उन्हें इजाज़त दी गई इस मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए, क्योंकि उस वक्त इस कहानी को लेकर काफ़ी मीडिया में भी चल रहा था। लेकिन कमाल ये है कि कहते हैं कि कोर्टरूम में कई 100 लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी भी ब्लैक को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई, सारे गोरे थे। तो दूसरा भेदभाव यहाँ किया गया। इसके बाद वहाँ पे सिर्फ गवाह के तौर पर 3 लोगों को बुलाया गया था। एक वो शख्स जिसने सबसे पहले इन दोनों लड़कियों की लाश देखी थी, वो लोकल था, वो भी गोरा था। और दूसरे वो 2 डॉक्टर जिन्होंने इन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था, बच्चियों का, और उस पोस्टमार्टम में उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट में कहा था कि उनमें से किसी के साथ रेप नहीं हुआ है।
जॉर्ज की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, जॉर्ज की तरफ से कोई सबूत, कोई दलील पेश नहीं की गई, ना ही जॉर्ज से क्रॉस चेक किया गया। जितने भी वो गवाह और बाकी चीज़ें थी उनको लेके कोई क्रॉस चेक नहीं किया गया, और ना ही बचाव में कुछ बोलने का मौका दिया गया। पूरा ये ट्रायल जो है 2.5 घंटे चला। 2.5 घंटे के बाद जूरी मेंबर ने ब्रेक लिया, उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। वो फैसला जज के पास आया और जज ने इस ट्रायल के 2.5 घंटे के ट्रायल के जो आधे घंटे का ब्रेक हुआ उसके बाद 10 मिनट के अंदर अपना फैसला सुनाया, और फैसला ये था कि जॉर्ज गिल्टी है और उसको डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत दी जा रही है। 2.5 घंटे पहली बार एक ही दिन में सिर्फ मुकदमे की कार्रवाई हुई, ट्रायल चला और 10 मिनट के बाद उसका फैसला आ गया। न जॉर्ज को क्रॉस चेक करने का मौका दिया गया, ना जॉर्ज के डिफेंड में कोई गवाह सबूत पेश किए गए। मतलब कानूनी जितनी मदद और जो कानून कहता है उनमें से एक भी चीज का पालन नहीं हुआ जॉर्ज के लिए, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। अब सजाए मौत दी गई तो उस वक्त सजाए मौत का तरीका जो था वो इलेक्ट्रिक चेयर था। हालांकि इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में ट्रायल के लिए भी अपील नहीं करने दी गई, जबकि एक हक बनता था उसका, कानूनी हक, कि इस फैसले के खिलाफ वो ऊपरी अदालत में जाए। लेकिन सजा होने के बाद उसे ट्रायल के लिए अपील करने का मौका नहीं दिया गया। जॉर्ज के फैमिली वालों को धमकाया गया, उनसे वो शहर खाली कराया गया। वो लोग भी चले गए कि पता नहीं जॉर्ज के साथ उनके साथ भी कुछ ना हो जाए। लेकिन फिर भी चूंकि जॉर्ज उनके बच्चा था, घर का था, उन्होंने गवर्नर से उसकी इस सजा पर रियायत बरतने की अपील की, मर्सी की अपील की, रहम की अपील की। लेकिन गवर्नर ने भी उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। ऊपरी अदालत में तो मौका ही नहीं मिला। और ये सब कुछ होने के बाद 23 मार्च 1944 को ये इंसिडेंट हुआ था, और उसके लगभग 1 साल 2 महीने के बाद 16 जून 1944 सुबह 7 बजे करीब 5 फीट के जॉर्ज को एक रूम में ले जाया गया जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसमें शायद ये भी है, कुछ जगह से रिपोर्ट आती है कि जिन बच्चों की मौत हुई थी उनके फैमिली वालों को भी बिठाया गया। इसके बाद जॉर्ज को लाया गया। अच्छा, इस पूरे कवायद में जो 3 महीने रहा और जो ट्रायल जिस दिन हो रहा था उस दिन जॉर्ज हमेशा अपने हाथ में एक बाइबल पकड़ा होता था, और उस बाइबल को लेकर हमेशा ही कहता था कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। जब 2.5 घंटे की वो पूरी ट्रायल चल रही थी तब भी उसके हाथ में बाइबल था, लेकिन किसी ने उसकी बात या फरियाद नहीं सुनी। 16 जून 1944 की सुबह 7 बजे उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया। उसके दोनों हाथ बांधे गए, दोनों पैर बांधे गए, लेकिन वो चेयर पे फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसकी हाइट कम थी, बच्चा था, छोटा था। तो फिर वहीं पे आनन फानन में और तो कुछ मिला नहीं, तो उस जगह पे कुछ किताबें और बाकी चीज़ें पड़ी थी, तो उन किताबों का एक गट्ठा बनाया गया, एक तरह से किताब पे किताब रखा गया, और उस किताब को इस तरह से किया गया ताकि इसकी हाइट थोड़ी ऊंची हो जाए। और इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर जो कैप है, जो लोहे का, जो सर पे रखते हैं जहाँ से भी करंट आता है, उस किताबों के ढेर पे बैठाकर उसको एक चेयर पे फिट किया गया। फिर वो कैप लगाया गया, और उसके बाद बल्कि कुछ रिपोर्ट में तो ये भी कहते हैं कि उस जो किताब का जो गट्ठा था एक्चुअली वो बाइबल था, और उस बाइबल के उस पर बिठाया गया था उसको। इसके बाद करीब उसके सब कुछ करने के बाद उसके चेहरे पे एक मास्क बांधा जाता है। वो मास्क बांधा गया, लेकिन वो मास्क गिर गया, तो फिर उसके चेहरे पे टॉवेल लपेटा गया। उसके बाद 4 अलग अलग उसमें बिजली के करंट उसको दिए गए। कहते हैं कि एक बार में उस टॉवेल में भी आग लग गई उस बिजली के करंट की वजह से, क्योंकि करीब 5380 वोल्ट का करंट जॉर्ज को दिया जा रहा था मारने के लिए। तो उसका चेहरा जल गया उस करंट की वजह से। करीब 4 मिनट तक इलेक्ट्रिक चेयर पे उसको बिठा के रखा जाता है, झटके दिए जाते हैं 5380 वोल्ट के। 4 मिनट के बाद डॉक्टर चेक करते हैं, उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। वक्त बीतता जाता है। जॉर्ज की वो बहन जो उस दिन उसके साथ थी, कैथरीन, वो करीब 70 साल की हो चुकी। उसका भाई भी बुजुर्ग हो गया, ये लोग अभी भी हैं। बट इन लोगों को हमेशा मलाल रहा कि इनके भाई के साथ गलत हुआ है। इस बीच में फिर कुछ लोग लगे इस पूरी
केस के ऊपर स्टडी करने के लिए। 70 साल के करीब बाद गुजरने के बाद धीरे धीरे इस केस में जब जांच की गई और फिर वो जज जिसने फैसला दिया, उसके बाद ये बात सामने आई कि जॉर्ज के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उसे एक तो कानूनी हक कोई नहीं दिया गया, 80-81 दिन वो कस्टडी में रहा, कभी उसे माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया, कभी उसे किसी वकील या अटॉर्नी जनरल या बाकी जो मदद मिलती है वो नहीं दिया गया। अदालत में उसको क्रॉस चेक करने की आज़ादी नहीं दी गई, अदालत में उसकी तरफ से कोई गवाह सबूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया। मतलब जितने भी एक अक्यूज को जो कानून का पालन जिस तरीके से कराना चाहिए वो उसके साथ सब कुछ नहीं हुआ। उसकी शायद वजह यही थी कि गोरे और काले का रंग दे दिया गया था इस केस को, और उस वक्त गोरों का वर्चस्व था और इसीलिए। लेकिन ये जब सारी चीज़ें हुई उसके बाद अचानक जो साउथ कैरोलिना के जज जिन्होंने ये सज़ा दी थी, उन्होंने माना अब जाकर 70 साल के बाद कि जॉर्ज के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। पर उनका एक थोड़ी सी चीज़ें थी कि ना इंसाफ़ी हुई थी, उसको कानूनी हक जो मिलनी चाहिए थी नहीं हुई थी, फैसला एक तरफा हुआ था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं था कि जॉर्ज चलो एक तरफा हुआ, उसको हक नहीं मिला, लेकिन क्या जॉर्ज ने वाकई उन दोनों बच्चियों को मारा था? ये सवाल दस का दस बना हुआ था। इसके बाद इस केस में कुछ लोग जुड़े, इंटरेस्ट लिया, और फिर सारे जो केस से जुड़े हुए उस वक्त सारे इकट्ठा करके रखे गए थे पुलिस के उसमें, उन सारे पेपर्स, बयान, उन सारी चीज़ों को खंगाला गया। उन सब में चीज़ों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई वो था आलय कत्ल, यानी हथियार में किया गया, इस कत्ल में किया गया इस्तेमाल वो हथियार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया था कि उन दोनों के सर पे बहुत वजनी चीज़ से मारा गया, हमला किया गया है, जिसकी वजह से सर कई हिस्सों से उसके टुकड़े हो गए थे। तो पुलिस ने मौका वारदात से ही एक लोहे का बीम बरामद किया था उस वक्त, और उसको अपनी कस्टडी में रखा था। वो उस केस में एक अहम सबूत था। उस लोहे के बीम को जब बाद में इतने बरसों के बाद लोगों ने उसको ध्यान से देखा तो उसमें सब कुछ उस वक्त भी लिखा हुआ था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, उस वक्त उसका वेट नहीं कराया गया था। लेकिन पुलिस ने, कैरोलिना पुलिस ने कहा था कि इसी लोहे के बीम से इन दोनों के सर पे वार किया गया, और वो भी बहुत ज़ोर से, मतलब पूरी ताकत लगा कर। तो लोहे के बीम का जब वेट किया गया तो पता चला कि उसका वेट है 19 किलो 700 ग्राम, मतलब लगभग 20 किलो। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक 14 साल का बच्चा जो कमज़ोर, दुबला पतला, जिसकी हाइट भी कम, वो 19 किलो 700 ग्राम का बीम उठाकर दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर ले जाए, क्योंकि ये बीम ऐसे नहीं कि यूं उठाए और यूं मारा, नहीं, बाकायदा पोस्टमार्टम के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से उसको पूरी फोर्सफुली मारा गया है। तो फोर्सफुली मारने का मतलब ये है कि उस बीम को उठाकर आप अपने सर से पीछे ले जाएं, और पीछे लाने के बाद फिर आप वार करें, और एक दो नहीं, दोनों के सर पे 4-4 बार मिनिमम है, मतलब 8 बार। तो एक लगभग 20 किलो के लोहे के बीम को एक 14 साल का कमज़ोर सा बच्चा उठाता है और पूरी ताकत से 8 बार 2 बच्चियों के सर पे मारता है। क्या ये मुमकिन है? सेम जॉर्ज की उम्र के बच्चे और उसके कदकाठी के बच्चे के साथ ऐसे ही कुछ डमी करा के देखा गया, और ये माना गया कि ये मुमकिन नहीं है। तो जिस जज ने ये फैसला सुनाया था जिसकी वजह से जॉर्ज की मौत हुई, उस जज ने अब 70 साल के बाद अफसोस जताया कि वो फैसला गलत था, जॉर्ज के साथ नाइंसाफ़ी हुई। दूसरा, जब ये खुलासा हुआ कि जो आला कत्ल था, जिसको हथियार को इस्तेमाल किया गया था, उसका वज़न इतना है और वो उठा नहीं सकता था, और उठा भी लेता तो इतनी फोर्सफुली 8 बार वो उससे वार करता, ये मुमकिन नहीं था। तो इसे देखते हुए ये माना गया कि ये कत्ल जॉर्ज ने नहीं किया, बल्कि इसके पीछे कोई और है, पर वो कौन है नहीं मालूम। 70 साल बीत गया, खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में एक, अगर अभी के हिसाब से देखें तो एक बेगुनाह बच्चे को, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, उसको मौत की सज़ा दे दी गई। 20वीं सदी के इतिहास में सबसे कम उम्र में मौत की सज़ा पाने वाला ये इकलौता बच्चा जॉर्ज था, और ये थी उसकी कहानी। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अभी सोच कर ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि एक 14 साल के बच्चे को किस तरीके से इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया, और शायद जो सारी चीज़ें हैं उस जुर्म के लिए, जिस जुर्म को उसने किया ही नहीं,
तो बड़ा अजीब लगता है। तो ये अमेरिका की हिस्ट्री में भी इकलौता केस है जिसमें इतने कम उम्र के बच्चों को इस तरह मौत की सज़ा दी गई। ये थी कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के बच्चे को मौत की सज़ा देने की। तो आज इतना ही। उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे हैं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी कहानी के किसी नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।